हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इक्विटी शेयर वैल्यूएशन टेक्निक्स या अप्रोच जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी अप्रोचेस यूज करता है एक इन्वेस्टर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ईएमएच थ्योरी। ठीक है, जिसके अंदर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ते हैं हम। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है आपका? देखो, अगर किसी स्टॉक में आप किसी इन्वेस्टर को एंट्री लेनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो पहला जो एंट्री मिलेगी आपको मिलेगी टेक्निकल से। ठीक है, पहली एंट्री आपको टेक्निकल से मिलेगी। फिर उसके अंदर बने रहने के लिए आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को भी पता है मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर भी हूँ। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं टेक्निकल बेसिस पे, फिर उसके अंदर बने रहने के लिए कि कितने लंबे समय तक हम उस स्टॉक में बने रह सकते हैं, कितने ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको स्टडी करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है आखिर। तो बेस्ड ऑन द प्रमाइस, ये किस प्रमाइस पे बेस्ड होता है कि लॉन्ग रन के अंदर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उससे जो भी आपका कैश फ्लो जनरेट होगा, ठीक है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी, तो लॉन्ग रन में अगर देखोगे तो वो उसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू ही दिखती है हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्रमाइस है इसका कि किस पे बेस्ड है ये। तो हेयर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक, अब इसके अंदर देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज हो सकता है क्या, देखते हैं। एक एक मिनट, कोई नहीं। देखो, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस हम यूज करते हैं EIC अप्रोच। ठीक है, EIC अप्रोच। ठीक है, EIC टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली हम 3 फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। एक हो गया इकोनॉमी, दूसरा I फॉर इंडस्ट्री, तीसरा C फॉर कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये अप्रोच जो है टॉप टू डाउन वर्क करती है, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इकोनॉमी को स्टडी करेगा। ठीक है, तो वो टॉप हो गया, फिर उसके बाद नीचे की ओर आते हैं यानी इंडस्ट्री, फिर देन कंपनी पे आते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पर देखते हैं पहले इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या करना होता है हमें। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इज टू एनालाइज ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि अभी इकोनॉमी कैसी चल रही है। ठीक है, उसको स्टडी करने का मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक एनालिसिस का। इन्वॉल्व्स मतलब इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट। मतलब ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर हम, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? स्टॉक मार्केट को और हमारे पर्टिकुलर स्टॉक को भी। ठीक है, तो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द जनरल डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी का जनरल डायरेक्शन पता चलता है आपको इकोनॉमी को स्टडी करने से, इकोनॉमिक एनालिसिस करने से। ठीक है, जैसे इस समय इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया का जो जनरल डायरेक्शन है इस समय, इंडिया बुल मार्केट चल रहा है इंडिया में। ठीक है, तो वो इकोनॉमी की वजह से भी चल रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है अभी। दिस एनालिसिस इज जनरली डन बाय आई बोले तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे अपन लोग करके भी क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काम होता है इकोनॉमिक एनालिसिस करना, जिनके पीएफ में मल्टीनेशनल सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं, किन किन बेसिस पर हम करते हैं ये स्टडी। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस किस बेसिस पर करा जाता है, तो यहाँ पर जीडीपी के बेस पर, किसी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसा है उसका। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से कितनी जल्दी अफेक्ट होती है वो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बजटिंग प्रोविजंस यानी बजट कैसा आता है उसका, फिजिकल डेफिसिट कितना है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी में किस सेक्टर से कितनी जीडीपी जनरेट होती है। जैसे हमारे 3 सेक्टर होते हैं मेजरली। ठीक है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, इन सेक्टर से कितनी कितनी जीडीपी जनरेट होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट कैसी है उस कंट्री की। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज यानी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी बनाती है उस कंट्री में, लूज रखती है या फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी में हमें स्टडी करने पड़ते हैं, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एनालिस्ट सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, आई फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, फीचर्स कह लो या फंक्शंस कह लो। ठीक है, ठीक है, फीचर्स या फंक्शंस
किसी इंडस्ट्री के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो उसकी स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर। तो ये नेसेसरी होता है हर एक इन्वेस्टर को करना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं जब भी किसी स्टॉक को हम पर्टिकुलर पकड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्री या सेक्टर्स सेक्टर्स बटे होते हैं हर एक स्टॉक के, ठीक है। तो सेक्टर बटे होते हैं इन द सेंस, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर है, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं शुगर सेक्टर है अलग, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो इन सेक्टर्स को पढ़ना पड़ता है हमें। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर है, एनबीएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी फाइनेंस में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स एक तरह से क्या है, अलग अलग सेक्टर्स है। तो हम पहले चेक करते हैं कौन सा सेक्टर इस समय बूम पे है और कौन सा सेक्टर मतलब जा चुका है, जिसका बूम जा चुका है, क्योंकि हर एक सेक्टर हमेशा हर टाइम पे बूम पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस हमें बताती है बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री इस समय बूम पर है और कौन सी अपकमिंग इंडस्ट्री बूम पे होने वाली है। तो एक एनालिस्ट जो होता है वो इंडस्ट्री एनालिसिस करके पता लगा सकता है और फिर उसके हिसाब से अपने एक मतलब पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढेगा, ठीक है। पोटेंशियल स्टॉक्स की लिस्ट बना लेगा, तो उसके अंदर वो सर्च करेगा कि कौन कौन से स्टॉक है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, फिर उनके अंदर वो बाकी चीजें चेक करेगा जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, एनालिसिस। तो इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर स्टडी करता है कोई भी, ठीक है। तो इसके अंदर नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है वो, ठीक है, मतलब किस सेक्टर में काम करती है। फिर इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल क्या है, कौन से मंथ में ज़्यादा सेल वगैरह होती है उसकी, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ कंपोजिशन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे है वो, तो उसकी इंडस्ट्री पॉलिसी कैसी है, उस सेक्टर के बारे में इंडस्ट्री पॉलिसीज कैसे बना रखी है गवर्नमेंट ने, ये सब स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद लेबर कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड यूनियन वगैरह को स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस। तो यहाँ पर हम दो चीजें कर चुके हैं, ई एंड आई। अब देखते हैं नेक्स्ट हम सी, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर कंपनी एनालिसिस। यहाँ पर हम सबसे एंड में, जैसे टॉप टू डाउन अप्रोच है ये, तो टॉप टू डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने क्या सबसे पहले देखा, सबसे पहले हमने इकोनॉमी को स्टडी करा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं स्टडी इंडस्ट्री को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे स्टडी अब करेंगे कंपनी को। तो ये EIC अप्रोच टॉप टू डाउन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसके, ठीक है। आउटकम्स ऑफ कंपनी एनालिसिस आर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। देखो इन्हीं सबको देख के तो आप एक्सपेक्ट करोगे उससे कैश फ्लो, ठीक है। तो विच हेल्प्स इन IB कैलकुलेशन, इसी की मदद से हम क्या करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर दिस एनालिसिस, तो इसके लिए हमारे पास डेटा कहाँ से आता है, तो इसके लिए हमारे पास जो डेटा होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास वेरियस सोर्सेज हैं इस प्रकार के डेटा के, ठीक है। पहला हो गया जैसे बैलेंस शीट हो गई हमारी, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कंपनी का क्या आता है, एनुअल रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारी चीजें एक कंपनी को स्टडी करने में हमें हेल्प करती है। तो कंपनी एनालिसिस आल्सो कवर्स द अदर पैरामीटर्स, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स है, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी करना, इसके अलावा मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है उसकी, ठीक है। प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, मतलब उसके प्रोडक्शन में कितने SKUs है, ठीक है। SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कितने, और उसका कह सकते हैं कि यूनिक सेलिंग यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टडी कर सकते हैं हम उसके अंदर, और उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी कर सकते हैं उसका मार्केट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, उसके क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो एक कंपनी जो होती है उसका ना हर एक तिमाही पे यानी हर एक क्वार्टर में कौन कॉल आता है, ठीक है। तो कौन कॉल भी पढ़ सकते हैं हम, उसके अंदर वो कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं हर एक तिमाही के बाद कि हमारी कंपनी ने लास्ट 3 मंथ्स में यानी एक क्वार्टर में क्या किया, ठीक है, और हमारे अगले टारगेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा एनालिसिस सारा, EIC एनालिसिस, ठीक है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। अब हम आगे चलते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट था सारा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, जो कि सच में टेक्निकल भी है, ठीक है। इसका नाम भी टेक्निकल और टेक्निकल है भी। तो टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे किसी को कब एंट्री करनी है किसी स्टॉक में, ठीक है। तो एंट्री का पता कौन देगा, टेक्निकल एनालिसिस देगा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये किस पे बेस्ड होता है, जैसे हमने ऊपर वाला क्या पढ़ा, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पर इसका बेस क्या था, फंडामेंटल एनालिसिस का बेस था, ये बताता है कि लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, ठीक है, लॉन्ग रन में ट्रू एंड फेयर वैल्यू ही दिखती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो उसके बराबर ही होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही ट्रू एंड फेयर वैल्यू होती है लॉन्ग रन में किसी भी स्टॉक की, फंडामेंटल एनालिसिस ये कहता है, ठीक है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में प्रीमाइस क्या है, देखो
टेक्निकल एनालिसिस का जो प्रमाइस है, यानी जिस बेस पर ये एनालिसिस बना हुआ है, वो क्या कहता है कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, यानी कि प्राइस ने जैसा बिहेवियर पहले दिखाया था, स्टॉक का प्राइस जैसे पहले मूव हुआ था वैसे ही दोबारा भी होगा, ठीक है। तो ये मानता है, ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस ये है। तो इट मींस इन्वेस्टर्स कैन प्रिडिक्ट, यहाँ पर हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, किसकी, फ्यूचर प्राइस की, बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। तो यहाँ पर पीवी एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, पीवी एनालिसिस, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बेसिकली, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस आंसर द क्वेश्चन व्हेन टू एंटर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक शेयर को कब खरीदना है इसका पता कैसे चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा टूल्स क्या क्या है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के, तो लाइन चार्ट होता है हमारा, बार चार्ट होता है, इसके अलावा पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, कैंडल स्टिक्स है जो कि सबसे फेमस है, आपने भी देखा होगा, जैपनीज कैंडल स्टिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, कभी ना कभी तो देखा ही होगा चार्ट। पॉइंट्स एंड वॉल्यूम चार्ट भी है, ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं जरा जरा क्या होता है इसका मतलब। सबसे पहले लाइन चार्ट देखते हैं। तो लाइन चार्ट में क्या है, वाई एक्सिस पे आपको स्टॉक का प्राइस दिख रहा है और एक्स एक्सिस पे आपको स्टॉक का टाइम दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जिस प्राइस पे स्टॉक क्लोज होता है, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है किसी भी स्टॉक का, ठीक है, ये इंट्राडे मूवमेंट को नहीं दिखाता, ओके। तो यानी ये लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन दे पाता है किसी को भी। तो बार चार्ट के अंदर क्या है गाइज, तो नेक्स्ट हमारा बार चार्ट है, ठीक है। बार चार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर आपका अगेन वही वाई एक्सिस पे स्टॉक प्राइस है, यहाँ पर आपका टाइम होराइजन है, ठीक है। यहाँ पर बार्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है, और ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और इसका जो टॉप होता है एकदम ये हाई प्राइस होता है, और इसका जो बॉटम होता है किसी भी बार का वो लो प्राइस होता है। तो इसके अंदर हाई और लो दो प्राइजेस दिख गए, मतलब टोटल ना 4 तरह के प्राइजेस होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, तो इसके अंदर पहला प्राइस हो गया अपना हाई प्राइस, ठीक है, दूसरा हो गया लो प्राइस, तीसरा हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, और चौथा हो गया ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस वो होता है मतलब हर दिन जैसे मार्केट खुलती है तो वो स्टॉक कितने पे ओपन हुआ है वो ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस जब मार्केट बंद होगी तो कितने पे क्लोज होगा, ठीक है। और इंट्राडे मूवमेंट के अंदर उसने कितने का हाई लगाया, मतलब सबसे ऊपर कितना प्राइस टच किया है वो हाई प्राइस होता है, और कितना सबसे नीचे गया वो लो प्राइस होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, एक मिनट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट, तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट वगैरह ये एक्चुअल में तो कोई यूज नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ना ऐसे क्रॉस बने होते हैं, ठीक है, क्रॉस बने होते हैं और ये जीरोस बने होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस है ये आपके स्टॉक की प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट को दर्शा रहा है, और जो जीरोस है वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे जीरो नीचे की ओर जा रहा था, तो जैसे ये जीरो वाले इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तो ये आपको क्या दिखा रहा है, एक तरह से यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिख रहा है आपको, ठीक है, बुलिश सिग्नल दिख रहा है, समझ गए। तो ऐसे करके ये डायरेक्शन बताता है बस, तो डायरेक्शनल मूवमेंट बताता है स्टॉक के प्राइस की, ओके। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज कैंडल स्टिक चार्ट। तो कैंडल स्टिक चार्ट, जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर चारों तरह के प्राइजेस की मूवमेंट दिखेगी आपको, समझ गए। इसके अंदर ओपनिंग प्राइस भी दिखेगा, क्लोजिंग भी दिखेगा, और हाई प्राइस भी दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको लो प्राइस भी दिखेगा। तो एक कैंडल होती है बेसिकली, जैसे ये जो है इसकी, ठीक है, ये दोनों इसकी विग होती है, कैंडल की विग कहलाती है, ठीक है, विग। इसके अलावा जो इसकी ये है, ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है। और इसका ये जो है ये इसका लो होता है कैंडल का, ठीक है, लोअर टेल कह लो या विग कह लो, लोअर विग, और ये अपर विग होती है। ये बेसिकली इसका क्या है, ये इसका लोअर प्राइस है, और ये इसका क्या है, अपर प्राइस है, समझ गए। या इसको क्लोजिंग प्राइस भी कह सकते हैं, ये क्लोजिंग प्राइस इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। जनरली इनका कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरली आपने देखा होगा, लेकिन रेड और ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो जनरली यूज होता है वो बुल्स के लिए यूज होता है, तो बुलिश सिग्नल दिखाती है, यानी बाइंग हो रही है स्टॉक में। और रेड कलर क्या दिखाता है, सेलिंग दिखाता है, ठीक है, सेलिंग। तो सेलिंग दिखाता है ये, यानी कि ये एक तरह से बियरिश सिग्नल दिखा रहा है, समझ गए। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्राइस वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस वॉल्यूम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्चुअल में। तो प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों को जब मिक्स करके पढ़ा जाता है, दोनों को जब मिक्स करके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, पीवी एनालिसिस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं अलॉन्ग विद द स्टॉक प्राइस, ठीक है। अगर मान लो प्राइस केवल ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस सूट अप हो रहा है किसी स्टॉक का, बट देयर इज नो वॉल्यूम, तो इसका मतलब वहां पर ट्रैपिंग होगी, ठीक है। अब ये मार्केट नहीं सिखा रहा मैं आपको, ठीक है, ये कभी और देखेंगे। तो ये कब क्या होता है, बस प्राइस वॉल्यूम का मतलब है प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ स्टडी करना, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं लोग, ठीक है,
टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे, जो जनरल इंडिकेटर्स है, जो सब पे काम करेंगे हर एक स्टॉक पे। जैसे कि पहला है डाउ थ्योरी, जो कि चार्ल्स डाउ ने दी थी, जिनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 मेजर ट्रेंड्स बताए थे, किसी भी मतलब किसी भी स्टॉक के 3 मेजर ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। 3 मेजर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, और तीसरा होता है हमारा मेजर ट्रेंड, ठीक है, मेजर। तो बेसिकली ये आगे देखेंगे हम, ठीक है, तीनों देखेंगे। एलियट वेव क्या है? एलियट वेव ना बेसिकली एक टूल है, ठीक है। ये टूल है जो आपको ना एक जो भी आप ऐप यूज करोगे ट्रेडिंग वगैरह के लिए, उसके अंदर मिल जाता है, उसको बस अप्लाई करना रहता है लेवल्स के हिसाब से, और वो आपको फिर एंट्री और एग्जिट बता देता है, ठीक है। मूविंग एवरेज एनालिसिस, जिसको अपन इसको डेली मूविंग एवरेज एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहते हैं इसको। और डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब कि स्टॉक का प्राइस 200 दिनों में कितना एवरेज से ट्रेड हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको 200 दिन के लिए भी यूज करता है, कोई 50 डेज के लिए करता है, कोई 20 डेज के लिए करता है, कोई 5 डेज के लिए करता है। तो ये ईएमएज होती हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ये जो प्राइस की मूवमेंट की एवरेज को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर स्टडी करा जाता है बायर और सेलर के डेटा को, ठीक है, कितने बायर और कितने सेलर हैं किसी स्टॉक के, वो मार्केट ब्रेड्थ स्टडी कहलाता है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स आपको क्या बताता है? बेसिकली कॉन्फिडेंस इंडेक्स आपको इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है, ठीक है, कि कोई इन्वेस्टर जो है मार्केट में कितना कॉन्फिडेंट है ना, मार्केट के बारे में। तो इसको एक रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरेज यील्ड ऑन टॉप बॉन्ड्स, टॉप रेटेड बॉन्ड्स, और डिवाइड करते हैं उसको एवरेज यील्ड ऑन इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, यानी कि टॉप 10 बॉन्ड से आप जब डिवाइड कर देंगे टॉप रेटेड बॉन्ड्स को, तो आपको पता चल जाएगा ये बुलिश है या बियरिश है मार्केट, ठीक है। ऑड लॉट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि केवल आपको स्टॉक पे काम करते नजर आएंगे, ठीक है। वर्क्स ओनली स्टॉक, मतलब ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग तरह से देखे जा सकते हैं। तो वर्क्स ऑन स्टॉक ओनली, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब पे एक जैसा ही अप्लाई कर सकते हैं, सब पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। पहला है इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा फेमस होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक जनरल चार्ट बनाऊं, देखो इसके अंदर ये मैंने जनरल चार्ट बनाया, जैसे कि देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो अब ये दोबारा नीचे आया, और ये यहाँ से फिर दोबारा नीचे आया। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे एक बारी इसको क्रॉस करने का सोचा, नहीं गया, दूसरा बार नहीं गया, तो ये आपका जो लेवल है जहां पर 2 बार प्राइस ने नीचे की ओर डायरेक्शन ले लिया, ये आपका कहलाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और बेसिकली जैसे यहाँ पे आप मान लो दोबारा से ऊपर चला गया, तो ये आपकी हो गई सपोर्ट लाइन, इसको कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। इतना ही होता है इसके अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर स्टडी करना आ गया, प्लस में आपको पीवी आ गया, प्राइस वॉल्यूम आ गया, तो बस आप बन गए अच्छे खासे इन्वेस्टर, ठीक है। शुरुआत में तो यही काफ़ी है, ट्रेडर बनने के लिए भी यही बहुत है, क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूँ बस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस वॉल्यूम। अगला है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब कि मार्केट के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, समझ गए, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर यू, ओके। जैसे कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक दिखती है मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से या इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के हिसाब से, है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको शॉर्ट में आरएस भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा इंडिकेटर है स्टॉक्स के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, स्टॉक का प्राइस आता है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, मार्केट इंडेक्स से। मार्केट इंडेक्स कितने पे है इस समय, समझ गए। तो ऐसे निकलता है आपका आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये रेशियो क्या है, अगर टाइम के साथ साथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो आरएस जितना ज्यादा होगा, टाइम के साथ साथ ऊपर जाता रहेगा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बाइंग आएगी, ठीक है, यानी कि वो स्टॉक बुलिश है। और अगर नीचे जाएगा आरएस तो स्टॉक बियरिश हो जाएगा, ठीक है। डबल टॉपम सॉरी अगला है डबल बॉटम एंड डबल टॉप, ठीक है, इसको देखते हैं आगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखा, ये भी देख लेंगे, और ट्राइंगल्स भी। तो अब हम पहले डाउ थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो डाउ थ्योरी में क्या होता है, ये बेसिकली एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि स्टॉक प्राइस डोंट मूव ऑन अ रैंडम बेसिस। ऐसे नहीं कि स्टॉक मतवाली चाल चल रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई तो वजह है, यानी कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो करता है स्टॉक का प्राइस हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3 तरह के पैटर्न या ट्रेंड्स हो सकते हैं। पहला हो गया आपका प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड जिसको इंटरमीडिएट ट्रेंड भी कहते हैं, और तीसरा हो गया आपका मेजर ट्रेंड, समझ गए।
प्राइमरी ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, ये 1 साल से ज़्यादा को देख रहे होते हो आप, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा के टाइम फ्रेम पे देखोगे किसी भी स्टॉक के चार्ट को, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा उसका डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है या स्टॉक का भी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यानी कि वो बुलिश है स्टॉक, ठीक है, या बियरिश है। तो ये आपको बुलिश बियरिश का पता चल जाएगा इससे, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड से। फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि अब मान लो एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक ऐसे चला, ठीक है, पहले ऐसे चला, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ प्राइमरी ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये बुलिश है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा प्राइमरी ट्रेंड के। प्राइमरी ट्रेंड बुलिश था, ये थोड़ा सा नीचे को आ गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कुछ महीनों के लिए। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, बेसिकली कंसोलिडेट करता है स्टॉक, ठीक है, कंसोलिडेशन कहते हैं इसको। तो कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड में आ जाता है स्टॉक, फिर वो यहीं पड़ा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बुलिश फेज, प्राइस पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन बुलिश फेज, देखा, यानी बुलिश थे आप स्टॉक में लेकिन वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, तो दैट इज सेकेंडरी या इंटरमीडिएट ट्रेंड कहते हैं जिसको। मेजर ट्रेंड क्या है, डे टू डे मूवमेंट को मेजर ट्रेंड कहा जाता है किसी भी स्टॉक के, समझ गए। यही है आपकी डाउ थ्योरी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑड लॉट थ्योरी, जो हमने ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया था, ठीक है। ऑड लॉट थ्योरी बेसिकली क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं, जब स्टॉक हाई प्राइस पे होता है तब उसको बाय करेंगे, ठीक है, और फिर एकदम लो प्राइस पे आ जाता है तब तक रखे रहते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से वो ऑड, ऑड मतलब गलत, गलत लॉट चुन लेते हैं, समझ गए, गलत बाइंग करते हैं हमेशा। तो जनरली ये कहा जाता है कि आप ना ऑड लॉट थ्योरी के हिसाब से, ऑड लॉट रेशियो इसके अंदर कैलकुलेट होता है जिसको ओएलआर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाता है जो जनरल ट्रेंड है, यानी कि अगर स्मॉल जो रिटेलर्स है वो अगर किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उसका उल्टा करो, आप उसको सेल करो, समझ गए। ये ऑड लॉट थ्योरी बताती है हमें। तो ऑड लॉट थ्योरी में क्या है, एक रेशियो कैलकुलेट होता है जिसके अंदर ऑड लॉट परचेजेस अपन में ऑड लॉट सेल्स होता है, ठीक है। तो अगर ओएलआर आपका 1 से ज़्यादा है और अभी भी बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये आपको बियरिश सिग्नल दिख रहा है स्टॉक के अंदर। बियरिश इन द सेंस कि वो स्टॉक नीचे आने वाला है, ठीक है, वो स्टॉक नीचे आने वाला है, तो ये बियरिश सिग्नल का पता चल रहा है आपको। यानी कि ये जितना ऑड लॉट रेशियो ज़्यादा होगा दैट मीन्स ज़्यादा परचेजेस हो रही है ना। ऑड परचेजेस ज़्यादा हो रही है किसके द्वारा, स्मॉल इन्वेस्टर्स, या जिसको रिटेलर्स भी कहते हैं अपन, है ना। रिटेलर्स जिसको कहते हैं, बेसिकली जब वो ज़्यादा खरीदते हैं तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो सेल करने लग जाते हैं, समझ गए। तो यही होता है ऑड लॉट थ्योरी के अंदर, ओके। तो अब ऊपर से कुछ रह गया था थोड़ा बहुत, वो देख लेते हैं एक बारी। तो इसके अंदर क्या रह गया था, एक रह गया था आपका कॉन्फिडेंस इंडेक्स, मैंने बता दिया। हाँ, डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। पहले ये देखते हैं, ये है हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। तो देखो डबल टॉप डबल बॉटम कैसे होता है, जैसे आपने ये एक चार्ट देखा है स्टॉक का, ठीक है। डबल टॉप का मतलब जैसे कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, और फिर ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एम जैसा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखोगे ये एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, अगर यहाँ से ये नीचे गया दैट मीन्स स्टॉक क्या हो गया, यहाँ से अब बियरिश हो गया, समझ गए। और ये डबल टॉप बनाए थे इसने, सेम लेवल पे दो टॉप बना दिए, तो डबल टॉप से क्या होता है, स्टॉक नीचे को जाता है, समझ गए। डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल टॉप देख लिया आपने, डबल बॉटम में क्या होगा देखो, एकदम अपोजिट, यानी ये इन्वर्टेड बनेगा सब, ठीक है। तो यानी कि जैसे स्टॉक था ऐसे, आपका स्टॉक ऐसे करके नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा नीचे आया, ठीक है। अब ये सेम लेवल पे सपोर्ट लेगा, ये दोनों क्या है, सपोर्ट है। तो यहीं से अगर वो सपोर्ट लेके दोबारा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा जाने लग गया, तो यहीं से आप उसको बाय कर सकते हो, दैट इज बुलिश सिग्नल, ठीक है। ये बुलिश है, यानी ये यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, समझ गए, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ का आप कैप्चर कर सकते हो मूवमेंट, ये डबल टॉप डबल बॉटम होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। हेड एंड शोल्डर देख लेते हैं, ये शैम्पू नहीं है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न्स हैं बेसिकली चार्ट के अंदर जो दिखते हैं किसी भी, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, जैसे कि आपका स्टॉक ऐसे गया, फिर आपका स्टॉक नीचे आया, ठीक है, सेम लेवल पे आया, फिर आपका स्टॉक दोबारा ऊपर गया इस बार तोड़ के, जैसे अगर यहीं से वो ले लेता, मान लो रेजिस्टेंस ले लेता, तो ये क्या बनता,
डबल टॉप बन जाता, नीचे की ओर आता ये, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, ब्रेक कर गया और ये ऊपर चला गया, लेकिन फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ गया इस बार, ठीक है। और सेम लेवल पे दोबारा सपोर्ट लिया इसने, फिर ये दोबारा ऊपर गया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था दोबारा इसने यहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये अब की बार नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट नीचे की ओर हो गया, ये क्या सिग्नल हो गया आपका, बियरिश सिग्नल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक ही लेवल पर देखो, ये आपके क्या बन गए, ये शोल्डर्स बन गए और ये आपका हेड है, ठीक है। ये आपका हेड और ये आपके शोल्डर, तो इसी को कहते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसी को उल्टा कर दो, एकदम इन्वर्स कर दो, नीचे की ओर बना दो, तो वो हो जाएगा आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसके अलावा था ट्राइंगल्स, 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 ठीक है। ट्राइंगल्स में क्या है, अलग अलग शेप में आपका जो चार्ट है वो बन रहा होता है, ठीक है। जैसे मूवमेंट जो होती है ऐसे ऐसे बन रही है, मान लो ऐसे करके बन रही है, ठीक है। तो ये आपका, और ऐसे करके यहाँ पर मान लो ऐसे करके ये नैरो होता जा रहा है, तो ये आपका एक तरह से ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल कहलाता है, समझ गए, ये ऐसे करके ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको कहेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये एक तरह से यहाँ से क्या हो गया आपका स्टॉक बुलिश हो गया, ठीक है। ये स्टॉक बुलिश हो गया यहाँ से, तो ये कौन सा तरह का ट्राइंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा एक ट्राइंगल होता है ऐसे उल्टा हो रहा है मान लो, ठीक है। तो ये एक तरह से डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया आपका। एक मिनट, स्टॉक ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक तरह से ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है, शेप। तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये क्या दिखा रहा है आपको, बियरिश सिग्नल दिखा रहा है किसी स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ट्रायंगल हो सकता है जिसमें कंसोलिडेशन दिखेगा आपको, ठीक है, किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसे कि कंसोलिडेशन फेज मैंने बताया था आपको, कंसोलिडेशन फेज वो फेज होता है जिसके अंदर कोई स्टॉक कहीं नहीं जा रहा होता, ठीक है, मतलब रेस्ट पे चला जाता है एक तरह से। ये देखो, जैसे कि ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो इस तरह के ट्राइंगल को बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपको कंसोलिडेशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब कि रेंज बाउंड है, यहाँ पर स्टॉक कैसा हो गया है, रेंज बाउंड। सेम पैटर्न आपके मार्केट पे भी काम कर जाते हैं और स्टॉक्स पे भी, समझ गए। तो ये था आपका ट्राइंगल्स, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके अलावा लगभग सब करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पर हो गया हमारा समाप्त, टेक्निकल एंड फंडामेंटल हो गया समाप्त, ठीक है, ओके। सो कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और आप ये बताना कि ये कलर कॉम्बिनेशन आंखों में चुभ तो नहीं रहा है, कमेंट में एक बार बताना ज़रूर, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।